मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 61-61। समुद्र। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म C 61-61। समुद्र। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब नूह की नींद खुली तो देखा कि अस्या अभी भी लेटा हुआ था और उसका सिर ही उसके शरीर से बाहर निकला हुआ था। वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसके शरीर में मौजूद सांस उसके साथी को पूरी रात केवल इसलिए जीवित रख सकती थी क्योंकि इस स्थान पर सांस का घनत्व बहुत अधिक था। अब वास्तव में खतरनाक चीजों का समय आ गया है। हुर्रिया की डायरी में कहा गया है कि सतह पर जाने का रास्ता घाटी के दूसरी तरफ है, लेकिन यह वह जगह भी होनी चाहिए जहां राजा सोता है क्योंकि सांस की सांद्रता उस दिशा में बढ़ती रहती है। खाते समय उसके चेहरे पर एक कठोर भाव था और वह अभी भी गहरे विचारों में डूबा हुआ अपने सामने की ओर बेतरतीब ढंग से देख रहा था। कुछ देर बाद, जब उसने अपना खाना खत्म किया, तो उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। यदि मृत्यु ही मेरा इंतजार कर रही है तो कोई बात नहीं, इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है। वह खड़ा हुआ और उसमें से एक ठंडा दृढ़ संकल्प झलक रहा था। जादूगरों का दिमाग इतना मजबूत होता था कि वे अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित कर सकते थे। नूह अभी उस स्तर पर नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी मनस्थिति के आधार पर एक प्रकार का दबाव उत्सर्जित करता था। उस समय वह जो फैला रहे थे, वह जीवित रहने के लिए अपनी शक्ति में कुछ भी करने का शुद्ध संकल्प था। अपना ध्यान केंद्रित करके और शरीर को आराम देकर नूह गुहा से बाहर निकल आया। उसकी प्रगति धीमी थी, वह अपनी समझ से बाहर चलने वाली किसी भी चीज से सावधान रहता था और वह हर बार अपने सामने के क्षेत्र का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के लिए रुकता था। मैं दीवार पर जड़े जमाने वाली गलती जैसी कोई और गलती नहीं करने वाला हूँ, और इस गति के साथ मैं दूसरी तरफ पहुंचने से पहले अपने शरीर के स्तर को थोड़ा ऊपर भी उठा सकता हूँ। नूह ऐसी खतरनाक स्थिति में जाने से पहले अपनी ताकत बढ़ाने का कोई भी मौका लेने को तैयार था। हालांकि यात्रा के दौरान उनके ध्यान में कुछ असामान्य बात आई। वहां एक भी जादुई जानवर नहीं है। घाटी के इस क्षेत्र में कोई भी सांप मौजूद नहीं था। ये किसी भी जानवर के जीवन रूपों से पूरी तरह से रहित था, बावजूद इसके कि सांस का घनत्व पहले की तुलना में बहुत अधिक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने संदेह से भरी अपनी धीमी यात्रा जारी रखी। जब भी उसे थोड़ी थकान महसूस होती तो वह एक गुफा में जाकर आराम करता और जब उसकी ताकत चरम पर होती तो वह पुनः आगे बढ़ता। 4 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई खतरा नहीं दिखा। शायद मैं भाग्यशाली हूं और सभी जादुई जानवर कहीं न कहीं किसी काम में व्यस्त हैं। बेशक, मामला ऐसा नहीं था। जब वह घाटी के अंत के निकट पहुंचा और उसकी दूसरी ओर की दीवार दिखाई देने लगी, तो नूह ने ऐसा दृश्य देखा जिससे उसकी आशा लगभग समाप्त हो गई। घाटी का अंतिम भाग बड़ा था, जिसमें लहरता हुआ समुद्र था और उसके मध्य में एक छोटा सा सफेद पहाड़ था। फिर भी, समुद्र पानी से नहीं बल्कि हजारों रेंगते हुए शरीरों से बना था। नूह केवल आश्चर्यचकित होकर ये दृश्य देखता रह गया। रैंक 1 के हजारों सांप, रैंक 2 के सैकड़ों और रैंक 3 के लगभग 100 सांप एक साथ कुंडलित होकर एक बहुरंगी समुद्र बना रहे थे। अगर मैं वहां गया तो मैं मर जाऊंगा, चाहे डांटियन हो या नहीं, मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। नूह ने बड़े ध्यान से उस विशाल पैक को देखा और उसमें से कुछ ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश की जिनका वह उपयोग कर सके और उसने कुछ विवरणों पर ध्यान दिया। वे इतने कुपोषित क्यों लग रहे हैं? और पहाड़ के पास वह चीज क्या है? सांप अविश्वसनीय रूप से पतले थे। नूह को लगा कि वह उनके पेट की गड़गड़ाहट सुन सकता है, लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं कर रहे थे। कभी कभी कोई सांप अपने पास मौजूद किसी जानवर को काट लेता है और ऐसे चलता है जैसे वह दुनिया का सबसे स्वाभाविक काम कर रहा हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस सांप को घाव हुआ था, उसने अपने शरीर को खाए जाने की परवाह किए बिना उसे ऐसे ही रहने दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा प्रतीत हुआ कि जो लोग आहत थे उनमें राहत थी और जो लोग खा रहे थे उनमें डर था। उनके अप्राकृतिक व्यवहार को देखकर नूह की इस दुनिया के बारे में सभी धारणाएं लगभग ध्वस्त हो गईं। पहाड़ के पास, उसकी तलहटी में, सांप की खाल जैसा दिखने वाला एक बड़ा पीला ढेर लयबद्ध रूप से प्रकाश की कोमल किरणें उत्सर्जित कर रहा था। ये सब क्या है? नूह ने अपना अगला कदम तय करने से पहले कुछ समय तक सांपों के समूह का अध्ययन करने का निर्णय लिया। 2 दिन और बीत गए। जब वह उनके आचरण में छिपे किसी पैटर्न को खोजने की कोशिश कर रहा था,
ताकि उसका फायदा उठा सके, लेकिन वह केवल ये देख पाया कि सांप की खाल के ढेर ने प्रकाश के रिसाव की गति को तेज कर दिया था। उस घटना के बारे में उसके मन में एक परिकल्पना थी जिससे वह बेचैन हो गया। मुझे यह मत बताइए कि यह विकसित होने के लिए हाइबरनेशन में एक जादुई जानवर है, लेकिन इसके आयामों को देखते हुए क्या ये रैंक 4 नहीं होगा? नूह ने कभी भी रैंक 4 के जानवर से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर यह वास्तव में ऐसा है तो बेहतर होगा कि इसके विकसित होने से पहले ही इसे हटा दिया जाए। मार्ग पहाड़ के पीछे होना चाहिए और चूंकि सांप इतने निष्क्रिय लगते हैं, इसलिए मैं अस्सया के रूप में छिपकर वहां तक पहुंच सकता हूं। उसने अपने आप को दृढ़ किया और अपने रक्त साथी को बुलाया, उसके शरीर में प्रवेश किया। वह समुद्र में जाने के लिए बाहर निकलने ही वाला था कि तभी कोकून फट गया और घाटी में तेज फुफकार गूंज उठी। मांस के ढेर से एक विशाल पीला सांप निकला। ये 30 मीटर लंबा था और इसने अपने शरीर को हवा में उठाया, जैसे कि अपने झुंड को अपनी उपलब्धि दिखा रहा हो। पैक ने इसे थोड़ा विस्मय के साथ देखा क्योंकि घाटी के उस क्षेत्र में इसका दबाव प्रकट हुआ, यहाँ तक कि नूह भी प्रभावित हुआ और अस्सया के शरीर के अंदर थोड़ा कांप उठा। हालांकि उसी समय घाटी में भूकंप का झटका महसूस हुआ और भूकंप के कारण दीवारों से चट्टानें गिरने लगी। झुंड के सभी सांपों ने डर के मारे सफेद पहाड़ की ओर अपना सिर झुका लिया। यहाँ तक कि नव विकसित रैंक 4 जानवर भी श्रद्धा के साथ पहाड़ की ओर देखने लगा, क्योंकि घाटी में एक जोरदार फुफकार गूंज उठी थी। जब ध्वनि नूह के कानों पर पड़ी तो उसे दर्द महसूस हुआ और बहरा होने से बचने के लिए उसे अपना पूरा ध्यान कानों पर लगाना पड़ा। जब शोर बंद हो गया तो सब कुछ शांत हो गया। हजारों सांपों में से कोई भी आवाज नहीं निकाल रहा था। नूह ने पहाड़ी की ओर देखा और आश्चर्य में पड़कर उसने देखा कि पहाड़ हिल रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 62 क्रूरता। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म 62 क्रूरता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने कोई हरकत नहीं की, या यूं कहें कि वह ऐसा नहीं कर सका। पहाड़ से निकला दबाव बहुत अधिक था, इसका प्रतिरोध करने के लिए सभी को स्थिर रहना पड़ा। तभी पहाड़ पर 7 मीटर बड़ा एक सरीसृप का सिर दिखा, जो अभी अभी विकसित हुए चौथे दर्जे के सांप के सामने था। तभी नूह पर्वत का वास्तविक रूप पहचान सका। यह 50 मीटर से भी अधिक लंबा विशालकाय सांप था और इसकी त्वचा इतनी सफेद थी कि ऐसा लगता था कि वह स्वयं चमक रही है। इसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी प्राणी के लिए भौतिक शरीर से ऐसी महिमा तक पहुंचना कैसे संभव है। सांप किसी प्रकार के ईश्वरीय अस्तित्व जैसा प्रतीत हो रहा था, जो नूह ने अपने 2 जन्मों में कभी नहीं देखा था। रैंक 4 का सांप अपने आप में बहुत भव्य दिखता था, लेकिन घाटी के राजा के सामने वह अपने झुंड का एक और सदस्य मात्र था। वह राक्षस क्या है? नूह के मन में यह विचार आने ही वाला था कि उसके बाद हुई घटनाओं के कारण उसका मन एक बार फिर हिल गया। राजा और रैंक 4 ने एक दूसरे को बहुत देर तक देखा, फिर रैंक 4 ने अपना सिर झुका लिया। राजा ने तब उसका मुंह खोला और अपना सिर जमीन पर रखकर शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। चौथे दर्जे के सांप ने राजा के मुंह में अपनी इच्छा से प्रवेश करने से पहले एक क्षण तक उसे देखा। यह 30 मीटर लंबा था और इसके शरीर को राजा के मुंह में पूरी तरह से प्रवेश करने में कुछ समय लगा, लेकिन राजा पूरी प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहे। जब नव विकसित सांप का शरीर गायब हो गया, तो राजा ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपना सिर ऊपर उठाकर अपने नीचे के समूह को देखा। उसने एक हल्की फुफकार मारी जिससे दूर से ही नूह कांप उठा और सांपों के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। वे अपनी जान की परवाह किए बिना एक दूसरे को हिंसक तरीके से खाने लगे। जब नूह के सामने नरभक्षण का प्रतीक प्रकट हुआ तो रक्त निरंतर बहता रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उनकी संख्या लगभग आधी रह गई, तभी राजा ने उन्हें रोकने के लिए पुनः फुफकार मारी और पुनः सोने के लिए कुंडली मारकर लेट गया। झुंड के सांप पूरी तरह खा लेने के कारण अधिक शक्तिशाली होने के संकेत दे रहे थे। कुछ सांप तो पंक्ति तोड़ने के कगार पर थे। हालांकि जानवर की आंखों में कोई खुशी या उत्साह नहीं था, बल्कि केवल लाचारी और डर था। हालांकि राजा के पुनः बैठने से पहले नूह ने उसके शरीर के पीछे की दीवार में एक छेद देखा, जिसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। सांपों ने फिर से लक्ष्यहीन रेंगना शुरू कर दिया और नूह ने अस्सया को अपने शरीर में समाहित कर लिया, क्योंकि वह अपने छिपने के स्थान पर जमीन पर गिर पड़ा था।
उसके हाथ कांप रहे थे और मन अशांत था। उसे खुद को शांत करने में पूरा 1 घंटा लग गया। बकवास, बकवास, बकवास। जैसे ही उसने अपने शरीर पर पुनः नियंत्रण किया, उसके मन में अनगिनत श्राप गूंजने लगे। मैं उस राक्षस को देखकर कांप उठता हूँ। उसकी उपस्थिति ही मुझे मार डालने के लिए काफी है, और अस्या परिवार के मुखिया ने उससे लड़ाई की। इस दुनिया में उनके जैसे कितने राक्षस हैं। उन्हें अपने जीवन की उपलब्धियों पर बहुत गर्व था। आखिरकार उन्होंने 5 साल से भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया था और उनकी उम्र केवल 13 साल से कुछ अधिक थी। हालांकि ये गर्व तब चकनाचूर हो गया जब उन्होंने देखा कि उनकी उपलब्धियां इतनी ताकत के सामने कितनी निरर्थक थी। जब उसने अपने मन में पिछले दृश्यों की समीक्षा की तो वह उनका वर्णन करने के लिए केवल एक ही शब्द खोज सका। निर्दयी। उसने सोचा, दुनिया अविश्वसनीय रूप से क्रूर है। जब उन्होंने घाटी की स्थिति को समझा तो वे शांत हो गए। राजा अपने झुंड के सांपों को एक दूसरे को खाने के लिए मजबूर करता है और तब तक इंतजार करता है जब तक कि उनके बीच रैंक 4 का कोई सांप पैदा नहीं हो जाता। फिर वह उसे खाकर ताकतवर बन जाता है और चक्र को दोहराता है। मेरा मानना है कि उस क्षेत्र में सांस की सांद्रता और जबरन नरभक्षण के साथ वह हर कुछ दशकों में एक सांप बनाने में कामयाब हो जाता है। नूह के अंदर सम्मान की भावना प्रकट हुई जब उसने राजा की ओर फिर से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सब केवल इसकी पहले से ही अविश्वसनीय ताकत को थोड़ा बढ़ाने के लिए है। एक जानवर के रूप में भी शक्ति की खोज में इसका दृढ़ संकल्प सराहनीय है। उसने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक जटिल मुस्कान उभर आई। मैं बस अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डालता हूं जबकि वह सक्रिय रूप से अपने ही लोगों का शोषण करके उच्च क्षेत्र तक पहुंचता है। हमारी इच्छाएं पूरी तरह से अलग स्तर पर हैं। वह कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा, जब तक कि उसकी आंखों से महत्वाकांक्षा की आग भड़क नहीं उठी। मैं अब मर नहीं सकता। ऐसी अलौकिक शक्ति देखने के बाद मैं मरना नहीं चाहता। मैं उस स्तर तक पहुंचना चाहता हूं, मैं उससे आगे निकलना चाहता हूं। उसने अपनी नजरें हटा ली और सबसे नजदीक की गुफा में प्रवेश किया जो उससे मिल गई। पहले मैं छठा चक्र पूरा करूंगा। डॉट डॉट डॉट। 1 महीना बीत गया। नूह ने अपने EQ पॉइंट्स की अवशोषण दर बढ़ाने के लिए अपना पूरा दिन ध्यान में बिताया। उन्होंने अपने रक्त साथी के प्रयोग का भी अभ्यास किया, क्योंकि भागने में सफल होने के लिए उन्हें अपने सर्प रूप में निपुणता हासिल करनी थी। उसने राजा के पीछे की दीवार में छेद देखा था और वह सतह पर जाने का एकमात्र रास्ता था जिसके बारे में वह सोच सकता था। हुरिया ने लिखा है कि मार्ग वहां है और चूंकि वह एकमात्र गुहा है जिसे मैं देख सका, इसलिए मुझे उस पर दांव लगाना होगा। उसका बाकी समय सांपों के झुंड को देखने में बीता। बीते महीने के दौरान उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और चूंकि उन्होंने हाल ही में खाना खाया था, इसलिए उनमें से कुछ ने ही अपने आसपास के लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना देना शुरू कर दिया था। उन्होंने समूह में शामिल सभी रैंक 3 के लोगों पर ध्यानपूर्वक नजर डाली और पाया कि उनमें से कोई भी विकसित होने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन जब वह उठे तो उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि उनके EQ पॉइंट्स ने काम करना बंद कर दिया था और उन्हें लगा कि उनका शरीर एक परिचित सीमा तक पहुंच गया है। उसका छठा चक्र पूरा हो गया। वह जाने के लिए तैयार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 63-63। मृत्यु क्षेत्र। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 63। मृत्यु क्षेत्र। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह अपने सामान्य अवलोकन स्थल पर पहुंचा और झुंड की ओर देखने लगा। सांप अपनी ताकत में किसी भी तरह की वृद्धि से बचने के लिए भूख का विरोध करने के अपने सामान्य प्रयास कर रहे थे, फिर भी जीने की उनकी इच्छा उन्हें भूख से मरने की अनुमति नहीं दे रही थी। सब कुछ अन्य दिनों की तरह ही लग रहा था, इसलिए नूह ने निर्णय लिया कि अब वहां से चले जाने का समय आ गया है। वह अपनी शक्ति को इससे अधिक नहीं बढ़ा सकता था। बेहतर था कि कुछ अप्रत्याशित घटित होने से पहले ही आगे बढ़ जाए। नूह ने अस्या के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे सांपों के समूह की ओर सरकने लगा। झुंड के सभी जानवर ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि एक नया प्राणी उनके साथ जुड़ गया है, क्योंकि कोई भी अपने आप को उनके जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया और क्षण भर के लिए उस काले आकाशीय सांप को कुंडलित भीड़ में घुसते हुए देखते रहे। नूह शवों के समुद्र में डूब गया और अपना रास्ता न खोने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा को कंपास की तरह प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने लगा।
उसे घाटी के अंत में दीवार तक पहुंचना था और वह इस प्रक्रिया में राजा के शरीर से टकराने से बचना चाहता था। उसकी प्रगति धीमी थी क्योंकि वह अपने आसपास के अन्य प्राणियों के समान गति बनाए रखना चाहता था। सांपों के समुद्र के पार नूह की यात्रा शुरू हो चुकी थी। वह सतह पर आने का साहस नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजा की उपस्थिति से उसकी स्थिति बिगड़ गई, इसलिए उसे अपनी स्थिति को समझने के लिए व्यवस्थित रूप से बाहर आना पड़ा। कभी कभी उसे अस्या की संवेदनाओं के कारण तीव्र दर्द महसूस होता था, क्योंकि उसके आसपास के अन्य सांप उसकी कमजोर त्वचा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते थे। हालांकि उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया, उन्होंने अपनी योजना बनाते समय पहले ही इस स्थिति पर विचार कर लिया था। हर बार जब उसे काटा जाता तो वह अपने साथी को ठीक करने के लिए झुंड में और अंदर चला जाता। इस चक्र को दोहराते हुए वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह पूरी तरह से सांपों के शरीर में डूबा हुआ था और राजा पर लगातार दबाव पड़ रहा था, जिससे वह घबरा गया। नूह को झुंड के अंदर घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन अस्या के संरक्षण ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। हजारों जानवरों के बीच से रेंग कर गुजरने में उसे आधा दिन लग गया और लगातार तनाव सहने के कारण वह बहुत थका हुआ महसूस करने लगा। हालांकि दूसरी तरफ जो दृश्य उन्होंने देखा वह निराशाजनक था। राजा के शरीर की पीठ पर कोई सांप नहीं था, या यूं कहें कि हो ही नहीं सकता था। प्रकाश बिखेरती हुई वह गुफा उसके ठीक सामने थी, लेकिन वह लापरवाही से उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। राजा ने अपना सिर छेद की दिशा में रखा था और हर बार जब वह सांस लेता था तो भूभाग के टुकड़े टूट जाते थे और जमीन जंग खा जाती थी। यहां तक कि नींद में भी इसकी सांस किसी भी कमजोर व्यक्ति को मार सकती है। नूह ने देखा कि रैंक 2 का एक दो मुंह वाला सांप झुंड से फिसलकर राजा के सिर के सामने आ गया। राजा के सांस छोड़ते ही उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। मृत्यु का एक शंक्वाकार क्षेत्र राजा के सिर से शुरू होकर दीवार में बने मार्ग के प्रवेश द्वार पर समाप्त होता था। अब मुझे पता चला कि कोई भी जानवर क्यों नहीं भाग पा रहा है, वे भाग ही नहीं सकते। योजना बनाते समय जो आखिरी दुविधा उसे परेशान कर रही थी, वह भी हल हो गई। अपनी ताकत के बल पर ये रैंक 4 से अधिक शक्तिशाली सांपों को भी वश में करने में सक्षम है। क्या यह उन्हें तुरंत खा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि वे भागने में सफल हो जाएं। इसके द्वारा उत्सर्जित निरंतर दबाव ने सांपों को झुंड में ही रहने पर मजबूर कर दिया तथा इसकी सांस ने उनके बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया। असली सवाल यह है कि क्या मैं गुहा तक पहुंचने तक जीवित रह सकता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि नूह मृत्यु के क्षेत्र में मार्ग के निकटतम बिंदु से प्रवेश करता तो दूरी लगभग 100 मीटर होती। उसकी गति और राजा की सांस छोड़ने की गति को देखते हुए उसे 2 से 3 हमलों से बचना होगा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं पहले अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करूंगा और फिर अंदर जाऊंगा। चूंकि उन्होंने छठा चक्र पूरा कर लिया था, इसलिए उनके शरीर में श्वास की कोई समस्या नहीं थी तथा इस क्षेत्र में श्वास का घनत्व घाटी में सबसे अधिक था। हालांकि समूह के दूसरी ओर जाने के लिए उसे पर्याप्त मानसिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा तथा अंतिम बाधा पार करने से पहले उसे इसे पुनः भरने की आवश्यकता थी। सौभाग्य से मुझे केवल आदेश देने की आवश्यकता है और इससे यह तब तक स्वायत्त रूप से यह कार्य करेगा जब तक मेरे पास उसके कार्यों का समर्थन करने के लिए श्वास न हो। शरीर शिलालेख मंत्र का एक मजबूत बिंदु ये था कि रक्त साथी को आदेश देते समय उपयोगकर्ता को केवल थोड़ी सी मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी, बाकी समय यह आदेश का पालन करते हुए स्वयं ही कार्य करता था। इसका मतलब ये था कि प्रारंभिक व्यय और अपनी इंद्रियों को साझा करने के दबाव के अलावा मानसिक ऊर्जा की लागत बेहद कम थी। ऐसे स्थान पर जहां श्वास इतनी केंद्रित थी, रक्त साथी थोड़ी सी मानसिक ऊर्जा के साथ लगभग अंतहीन काम कर सकता था। बेशक यह नूह की शरीर पोषण तकनीक के कारण भी था, क्योंकि यह नूह के ध्यान की आवश्यकता के बिना ही श्वास को अपने आप अवशोषित कर लेता था। नूह ने सांपों के समूह में आराम करना चुना। वह अस्या के शरीर के अंदर सो गया, जबकि वह चुपचाप खाली शंक्वाकार क्षेत्र के किनारों पर घूम रहा था। राजा का दबाव अभी भी बना हुआ था, इसलिए नूह के मानसिक क्षेत्र के अंदर पानी का स्तर बढ़ने में अधिक समय लगा। अंततः वह उसके आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। जब वह जागा तो उसने सांपों के शरीरों को एक दूसरे पर लिपटा हुआ देखा। जीवन और मृत्यु सब उन 100 मीटर में है। अस्या पैक के किनारे की ओर बढ़ा, जो गुहा के सबसे निकट था। नूह ने अपने मन से सभी बेकार विचारों को निकाल दिया तथा केवल आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया तथा अपने ऊपर आने वाले किसी भी दर्द को सहन किया।
वह राजा के सिर की ओर देखता रहा और उस क्षण की प्रतीक्षा करता रहा जब वह सर्वोत्तम समय पर सांस छोड़ेगा। जैसे ही सांस दीवार से टकराए और बिखर गई, नूह पूरी गति से गुहा की ओर कूद गया। झुंड के सांपों ने एक काले सांप को मृत्यु के क्षेत्र में उस आशा की ओर बढ़ते देखा जिसे उन्होंने बहुत पहले त्याग दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 64। हंसो गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म 64। हंसो अस्या पूरी गति से दीवार के साथ साथ आगे बढ़ा। अंदर बैठा नूह केवल अपने सामने के रास्ते को देख रहा था, उसके अलावा कुछ भी उसके ध्यान देने लायक नहीं था। झुंड के कुछ सांप उसकी ओर फुफकारने लगे, मानो ये किसी प्रकार का मनोरंजन हो। फिर जब वह 50 मीटर से कुछ कम दूरी पार कर पाया था, तो पहला झटका लगा। नूह ने शुरू में जो महसूस किया वह एक अविश्वसनीय दबाव था जिसने उसे दीवार से टकराने पर मजबूर कर दिया। तभी दर्द आया। अस्या का शरीर रक्षा की पहली पंक्ति था और लगभग तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गया। नूह ने उसके शरीर को पुनः निर्मित करने के लिए बल दिया, लेकिन इससे उसके शरीर पर प्रभाव केवल एक क्षण के लिए ही विलंबित हुआ, क्योंकि अस्या एक क्षण में ही पुनः नष्ट हो गया। वह दीवार से टकराया और उसकी त्वचा पर कई घाव हो गए, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई गंभीर चोट लगे, उसने हमले के शेष हिस्से को सहने के लिए तीसरी बार अस्या को बुलाया। उसका शरीर नष्ट हो गया और केवल एक आकृति ही शेष रह गई, लेकिन पहला वार सफलतापूर्वक रोक दिया गया। भारी मात्रा में मानसिक ऊर्जा व्यय हुई, क्योंकि नूह को अस्या के शरीर के 3 बार नष्ट होने के दर्द को सहना पड़ा। हालांकि जैसे ही दर्द बंद हुआ, नूह ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। उसके कार्यों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसकी आंखें अभी भी सड़क पर टिकी हुई थी और चोटों के कारण उसके शरीर पर खून के निशान थे। वह रक्तस्राव को रोकने के लिए श्वास का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि इसका सारा उपयोग अस्या के उपचार के लिए किया जा रहा था। जानवरों के झुंड ने अभी तक उसके छद्मवेश को पहचान लिया था और सांप के शरीर में छिपे छोटे मानव को देखकर पागलों की तरह फुफकारने लगे। मानो उनका शोर बंद करने के लिए राजा ने हल्के से सूंघकर अपने सामने के क्षेत्र में हवा की एक और धारा भेज दी। नूह अभी 30 मीटर ही आगे बढ़ा था कि दूसरा झटका आ गया। एक बार फिर उसे दीवार से टकराया गया और हर बार जब अस्या का शरीर गिरता तो उसके शरीर पर और अधिक घाव उभर आते। फिर भी वह डटा रहा। भारी मात्रा में रक्त की हानि के कारण उनका शरीर पूरी तरह लाल हो गया था और कई हिस्सों में चोट लग गई थी, लेकिन शीर्ष रैंक 2 के शरीर की जीवंतता ने उन्हें उस स्थिति में भी दौड़ते रहने की ताकत दी। नूह की गति पहले की अपेक्षा धीमी थी, लेकिन फिर भी वह गुफा के मुख में प्रवेश करते हुए अंतिम 20 मीटर पार करने में सफल रहा। उसके पीछे खड़े सांप ये देखकर और भी अधिक फुफकारने लगे कि वह भागने के रास्ते तक पहुंचने में सफल हो गया है, और उसका अनुसरण करते हुए उस दिशा में चलने लगे। राजा जाग गया और अपने झुंड के उत्पात को रोकने के लिए दहाड़ा, और एक झटका नूह पर लगा जो अभी अभी मार्ग में प्रवेश कर रहा था। वह अभी तक शांत नहीं हुआ था, इसलिए अस्या का शरीर अभी भी उसे ढके हुए था। टक्कर से उसका शरीर टूट गया और नूह की चेतना के सागर के अंदर उसका आकार टूट गया। गर्जना से पहले नूह को अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। वह चाहकर भी विरोध नहीं कर सका और उसका शरीर उड़ता हुआ मार्ग पर जा गिरा। उसके मुंह, कान और आंखों से खून निकला, लेकिन वह किसी भी घातक क्षति से बचने के लिए केवल अपने सिर की रक्षा कर सका। वह बार बार अपने सामने की दीवारों से टकराया, लेकिन दहाड़ की ताकत उसे आगे धकेलती रही और वह उसकी ताकत के सामने नपुंसक हो गया। इसके बाद वह फिर से गिरा, लेकिन इस बार दीवार की चट्टानें इतनी नर्म थी कि वह उनमें धंस गया। उसके शरीर ने पत्थरों में एक छोटा सा छेद बना दिया और अंततः रुक गया। छेद से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि पिछली टक्कर के कारण नूह बेहोश हो गया था। नूह की आंखें खुलने में 2 दिन लग गए। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और उसके कानों में लगातार भनभनाहट गूंज रही थी। उसे अपनी स्थिति को याद करने में कुछ समय लगा और जब उसे समझ में आया कि वह बच गया है तो उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। फिर वह जोर से हंसा, लेकिन उसे तुरंत रुकना पड़ा, क्योंकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, दर्द की एक लहर ने उसे जकड़ लिया। मैं अपने जीवन में अब और सांप नहीं देखना चाहता। ऐसा सोचते ही वह पुनः बेहोश हो गया। डॉट 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 1 महीने बाद ट्विल्बोया क्लिफ के पास एक क्षेत्र में चमकते फूलों से भरा मैदान 200 मीटर तक फैला हुआ था।
इस स्थान को वहां उगने वाले दुर्लभ फूलों के कारण इयानो फील्ड कहा जाता था। इयानो फूल का साधकों के लिए कोई उपयोग नहीं था, लेकिन युगलों द्वारा इन्हें बहुत सराहा जाता था क्योंकि इनमें सूर्य का प्रकाश एकत्र करने की क्षमता थी, जिससे उनकी आकृति चमक उठती थी। रात में वे तारों की तरह दिखते थे, जिससे दृश्य को रोमांटिक अनुभूति होती थी। विलफोर्ड नामक एक छोटे से कुलीन परिवार के पास ये खेत था और वे इसे आय के एक छोटे स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते थे तथा उस स्थान पर रात बिताने का अधिकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को बेच देते थे जो इसे वहन कर सकता था। विलफोर्ड परिवार का एक गार्ड खेत के प्रवेश द्वार को निर्धारित करने वाली बाड़ के पास आलसी भाव से जम्हाई ले रहा था और किसानों और अमीर लोगों की एक पंक्ति अंदर जाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ी, गार्ड ने प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया, जिससे ग्राहकों का गुस्सा भड़क उठा। हालांकि जब भी कोई शिकायत करने की कोशिश करता तो वह गर्व से अपनी छाती पर अपने परिवार का प्रतीक दिखाता और अहंकार से कहता, क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं, विलफोर्ड परिवार का एक सम्मानित रक्षक, निम्न स्तर के आम लोगों से लाभ कमाने का साहस करूंगा? यह एक ऐसी पंक्ति थी जिसका अभ्यास उन्होंने अपने रवैये के बारे में शिकायतों को बंद करने के लिए बहुत किया था। आखिरकार एक छोटे आकार का परिवार भी एक कुलीन परिवार था। हालांकि इस बार जैसे ही उन्होंने ये कहा, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। इयानो फूलों के नीचे जमीन से हवा से बनी एक दरार बाहर निकली। एक छोटा सा छेद खेत के नीचे एक जटिल मार्ग को दर्शाता है, जो फूलों की चमकती जड़ों से प्रकाशित होता है। नूह अपने आसपास की परवाह किए बिना द्वार से बाहर आ गया। ये सोचना कि मार्ग में प्रकाश इन जड़ों के कारण था। वह लगभग नग्न था, उसके शरीर के निचले हिस्से पर केवल कुछ कपड़े बचे थे। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि गार्ड मुंह खोले उसकी ओर देख रहा है। नूह ने अपने हाथ में तलवार उठाकर उसकी ओर इशारा किया और शांत स्वर में बोला, अरे तुम, ये जगह कहाँ है? संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 65 रैंक 5 गुना। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म C 65 रैंक 5। विनफोर्ड परिवार के प्रतीक चिन्ह वाली एक गाड़ी बलवान हवेली की ओर बढ़ी। जब नोआ मैदान से बाहर आया तो गार्ड ने मैदान पर उसके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, लेकिन बलवान नाम कहना ही उसकी माफी और घर वापस जाने के लिए पर्याप्त था। और हाँ, थोड़ी धमकी भी। नूह ने सवारी को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया क्योंकि वह अभी अपनी चोटों से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। राजा की फिर से दहाड़ के डर से उसने ये निर्णय लिया था कि जैसे ही वह चलने में सक्षम होगा, वह घाटी के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। परिवार ने उसे नए कपड़े भी दिए ताकि वह अपनी स्पेस रिंग को उनमें छिपा सके। यात्रा के दौरान उन्होंने अपना अधिकतर ध्यान चेतना के सागर में अस्या की टूटी हुई आकृति को ठीक करने पर केंद्रित किया और जब वे हवेली में पहुंचे तो वे पूरी शक्ति के साथ वापस आ चुके थे। अपने घर को देखकर वह मुस्कुराए बिना न रह सका। मैं अंततः वापस आ गया। डॉट 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 समय में थोड़ा पीछे जाए तो नूह के घाटी में गिरने के लगभग 2 सप्ताह बाद विलियम गार्ड बिल्डिंग में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके हाथ कांपने लगे और चेहरे पर गुस्से का भाव उभरने लगा। तभी पढ़ना बंद हो गया और उसके हाथ में पकड़ी हुई शीट बिखर गई। अरे रईसो, उन्होंने नूह को जाल में फंसा दिया। वह जल्दी से हवेली के बाहर गया और ट्विल्बोया चट्टान की दिशा में भाग गया। घाटी तक पहुंचने में उसे 1 सप्ताह लग गया, लेकिन वहां उसे केवल लाशें और युद्ध के अवशेष ही दिखाई दिए। उसने सभी शवों की खोज की, लेकिन उसे नूह का शव नहीं मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां कारवां पर हमला किया गया था, लेकिन वह शवों में शामिल नहीं है। स्थिति का विश्लेषण करते हुए वह गहरी सोच में डूब गया। यह असंभव है कि उसे लांसे परिवार ने बंधक बना लिया हो, उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वह कहाँ है? अंततः उसकी नजर चट्टान पर पड़ी और विलियम की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे यह मत बताओ कि उसने घाटी में भागने का फैसला किया है। यह इस क्षेत्र के खतरनाक क्षेत्रों में से एक है। वह चट्टान के पास पहुंचा और उसके नीचे के स्थान को घूरने लगा। उसकी दृष्टि के क्षेत्र में केवल कोहरा ही दिखाई दे रहा था। मेरे प्रिय शिष्य, यदि तुम सचमुच यहाँ हो, तो स्वर्ग तुम पर दया करे। वह पूरे दिन उसी स्थिति में नूह की भलाई के लिए प्रार्थना करता रहा। फिर उसने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए अपने भवन की ओर वापस चला गया। इस खबर को उसकी मां से छुपाना बेहतर है। कई महीने बीत गए और उसकी चिंता असहायता में बदलने लगी।
उन्होंने हर गार्ड को घटना के बारे में बोलने से मना किया, लेकिन अंततः नूह की स्थिति के बारे में कुछ अफवाहें फैलने लगी। कई लोगों का मानना था कि वह भाग निकला था और खेती के संसाधनों के बदले में लांसे परिवार में शामिल हो गया था। दूसरों का कहना है कि उन्हें बलवन परिवार के साथ व्यापार करने के लिए बंदी बनाया गया था। हालांकि लिली को नोआ की स्थिति के बारे में बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने राइस के रवैये में बदलाव देखा था। वह उससे कम ही मिलने आता था और साथ में बिताई गए रातों में कम हिंसक होता था। उसकी चिंताएं बढ़ती गईं, लेकिन वह विलियम को सवालों से परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी उसे जल्द ही समझ में आ गया कि विलियम को भी उसके बेटे की स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता था। इंतजार घुटन भरा होता जा रहा था, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता था। फिर नूह के जाने के 4 महीने से अधिक समय बाद खुशखबरी आई। नूह हवेली में वापस आ गया था। लिली और विलियम तुरंत अपनी अपनी इमारतों से हवेली के सामने वाले गेट की ओर दौड़े। विलियम सबसे पहले वहां पहुंचे और विलफोर्ड परिवार की गाड़ी पर बैठे मुस्कुराते हुए युवक को देखते हुए वहीं खड़े रहे। युवक के लंबे काले बाल और चमकदार नीली आंखें थीं। उसने बड़े कपड़े पहने हुए थे जो उसके कद के हिसाब से उपयुक्त नहीं लग रहे थे, और उसकी पीठ पर 2 तलवारें बंधी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक परिपक्व भाव झलक रहा था, और विलियम ये दृश्य देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह बड़ा हो गया है। इससे पहले कि वह उसकी ओर बढ़ पाता, लिली की आकृति उसके पास से गुजरी और सीधे मुस्कुराते हुए युवक पर कूद पड़ी। मैंने तुमसे सावधान रहने को कहा था, और फिर भी तुम इतने लंबे समय तक गायब रहे। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना चिंतित था? बहुत हो गया। मैं तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। नहीं रुको, चलो इसे 2 महीने कर देते हैं। लिली अपने बेटे को आधा गले लगा रही थी, आधा डांट रही थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह नूह को सुरक्षित देखकर दिल से खुश थी। नूह को अपनी मां को शांत करने और उन्हें आश्वस्त करने में पूरा दिन लग गया, जबकि विलियम परिवार के पुनर्मिलन को केवल कुछ दूरी से ही देख सकता था। उस दिन लिली नूह के कमरे में सो रही थी। उसकी सोई हुई आकृति पर एक मुस्कान मौजूद थी। अगले दिन रिपोर्ट देने के लिए विलियम के कमरे में जाने से पहले उन्होंने पूरी सुबह अपनी मां के साथ बिताई। विलियम भी अनजाने में मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब नूह ने घाटी के वातावरण का वर्णन किया तो उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने अस्सेया परिवार या मंत्र के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे एक संदेह था, क्योंकि वह घाटी से बच निकला था। गुरुजी, राजा किस पद का था? विलियम अभी भी नूह के भाषण को पचा रहा था जब उसने प्रश्न सुना और गहरी सोच में डूब गया। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, शायद रैंक 5। आपने कहा कि आपने यानो मैदान पर घाटी के लिए एक मार्ग खोला है ना? मुझे शोस्ती परिवार को चेतावनी देनी चाहिए। वे स्थिति को संभाल लेंगे। मुझे डर है कि यह परिस्थिति एक मध्यम आकार के परिवार के लिए संभालने के लिए बहुत खतरनाक है। नूह को इसमें दिलचस्पी हो गई। क्या वे राजा को मार देंगे? विलियम ने अपना सिर हिलाया। उस स्तर पर किसी इकाई के साथ लड़ाई उनके सत्ता के पूरे क्षेत्र को हिला देगी। वे ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही इस प्रक्रिया में घाटी संभवतः नष्ट हो जाएगी और वे एकमात्र लाभ खो देंगे जो उन्हें मिल सकता था। वे केवल मार्ग को सुरक्षित करेंगे और इसे निश्चित क्षेत्र बना देंगे। नूह को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि वह उस शक्तिशाली युद्ध को देखना चाहता था, लेकिन विलियम ने जो कहा वह उचित था। तभी उसे कुछ याद आया और वह अपने गुरु की ओर बेशर्मी से मुस्कुराया। आप जानते हैं, मेरा 6ठा चक्र पूरा हो गया है। हम अंतिम उपचार तुरंत कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए बच्चे को देखकर विलियम का एक हिस्सा उसे फिर से चट्टान में फेंकना चाहता था। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म, अध्याय 66-66। काला गुना। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म 66। काला नूह को गार्ड भवन के नीचे यातना कक्ष में धातु की मेज से बांध दिया गया था। जब उसने उस स्थान पर सांस ली जहां कभी उसके एक्यू पॉइंट थे, तो उसके शरीर से एक काला और बदबूदार तरल पदार्थ निकला। नूह ने पहले ही उस स्थिति का अनुमान लगा लिया था, इसलिए वह पूरी प्रक्रिया के दौरान शांत रहा, हालांकि समय समय पर चीख पुकार मची रही। अस्सेया का शरीर उसके निचले शरीर पर कपड़ों के नीचे छिपा हुआ था और धैर्यपूर्वक प्रक्रिया समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। नूह के शरीर में भारी मात्रा में श्वास एकत्रित हो रही थी, जो उसे मजबूत और परिष्कृत कर रही थी। यह प्रक्रिया लगभग 10 मिनट तक चली, जिसके बाद वह अंततः नए एक्यू पॉइंट बना सके।
ये एक्यूपॉइंट क्रिस्टलीय थे और अविश्वसनीय रूप से मजबूत लग रहे थे। उन्होंने अकल्पनीय गति से श्वास को अवशोषित किया और नूह को अपने शरीर से शक्ति का एक विशाल प्रवाह महसूस हुआ। उसने अपने पास खड़े विलियम को सिर हिलाकर संकेत दिया और उसने नूह को मुक्त करने के लिए बंधन खोल दिए। विलियम के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि उसका शिष्य अंततः उस खतरनाक तकनीक से मुक्त हो गया है। तुमने सचमुच ऐसा किया। उसने नूह के कंधे पर लगी गंदगी की परवाह किए बिना उसे थपथपाया। नूह ने फिर से खुशी से सिर हिलाया। वह अपनी नई शक्ति का तुरंत परीक्षण करना चाहता था, लेकिन उसकी मानसिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और वह चीजों को सही ढंग से महसूस नहीं कर पा रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह अपने गुरु को प्रणाम कर पाता, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। उसकी कमर के निचले हिस्से में एक अजीब सी सनसनी फैल गई और वहां एक छोटी सी खाली गेंद बन गई। नूह ने उस स्थान को छुआ, लेकिन उसे इस नए अंक को लगाने में कोई असहजता महसूस नहीं हुई। विलियम ने उसके व्यवहार पर ध्यान दिया और उस स्थान का निरीक्षण किया जहां वह इशारा कर रहा था। उसका मुंह खुल गया और आंखें फैल गईं। उसने अपना एक हाथ अपने सिर पर रखा और धीमी आवाज में कहा, यह संभव नहीं है। नूह ने अपने स्वामी के हाव भाव को देखा और वह भ्रमित हो गया। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसने भी अपनी आंखें बड़ी कर ली। मुझे मत बताओ। विलियम ने सिर हिलाया और ध्यानपूर्वक उस स्थान का पुनः निरीक्षण किया। आपका डेंटियन बन गया। नूह दंग रह गया, लेकिन फिर वह जोर से खुशी से चिल्लाया। उसके थके हुए सिर से दर्द की एक लहर उठी जिसने उसे शांत होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन गुरुजी, मैं तो केवल 13.5 साल का हूँ। पिछली बार आपने पूरे साल की नहीं, बल्कि महीनों की बात की थी। विलियम ने उत्तर देने से पहले कुछ देर तक अपने आप से ही बुदबुदाया। अपने विकास के लिए रैंक 1 जादूगर, रैंक 2 शरीर और अब रैंक 3 शरीर। मैंने आपको बताया था कि शक्ति के केंद्र जुड़े हुए थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतना प्रभावित हो सकते हैं। नूह के विचार धीमे थे क्योंकि उसने अभी अभी उपचार करवाया था और वह अपने गुरु के तर्क को समझ नहीं पा रहा था। वह अभी भी नए अंक का निरीक्षण कर रहा था जब उसे कुछ ख्याल आया। क्या इसका मतलब यह है कि अब मैं अपना तत्व जान सकता हूँ? विलियम ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और कठोर भाव प्रकट किया। पहले तुम जाकर नहा धोकर आराम करो, मैं इस बीच जरूरी तैयारी कर लूंगा। कल सुबह यहीं मिलो। नूह जाने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था और अधिक प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन पीड़ा की एक और लहर ने उसे झकझोर दिया, इसलिए उसने अपने स्वामी के आदेश का पालन करने का निर्णय लिया। वह गहराई से झुका। उसके सामने खड़े व्यक्ति के प्रति केवल कृतज्ञता थी। ये केवल आपकी बदौलत है कि मैं इतना आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए धन्यवाद, गुरुजी। विलियम ने गंदगी से सने उस युवक को देखा और उसकी यादें उसके सामने उभर आईं। जब पहली बार उसे शिष्य बनाने का आदेश मिला तो उसने सोचा कि वह किसी प्रकार का नानी होगा, लेकिन नूह ने उसकी सभी अपेक्षाओं को पार कर दिया। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके शिष्य ने उन्हें अकारण ही अत्यधिक गर्वित कर दिया। विलियम ने अपने गंदे बालों को थोड़ा सा बिखेरा और मुस्कुराया। बस अब जाओ, हम कल और बात करेंगे। नूह चला गया और विलियम के चेहरे पर खुशी का भाव चिंता में बदल गया। इस बार मैं सचमुच तुम्हें कवर नहीं कर सकता। अगले दिन जब नूह उठा तो वह अपने शरीर में परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उन्होंने उसमें से एक अविश्वसनीय ऊर्जा आती हुई महसूस की और जब उन्होंने अपनी सांस की मात्रा की जांच की तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ये 100 से अधिक हमलों के लिए पर्याप्त है। तभी उसे डेंटियन घटना याद आए और उसका उत्साह बढ़ गया। मुझे आश्चर्य है कि प्रशिक्षण कैसे काम करेगा और यहाँ तक कि मेरे तत्व के बारे में भी सवाल है। वह जल्दी से गार्ड भवन में गया और फिर भूमिगत जेल में। विलियम एक छोटी सी किताब और मुट्ठी जितना बड़ा पारदर्शी पत्थर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। इसे पढ़ें। यह डेंटियन के लिए रैंक 1 साधना तकनीक है। इसमें उपयोगकर्ता के तत्व की कोई सीमा नहीं है, इसलिए ये साधक की योग्यता निर्धारित करने के लिए एकदम सही है। हर परिवार इसका उपयोग करता है। नूह ने पुस्तक ली और जल्दी से उसे पढ़ा। यह एक निश्चित स्थिति में की जाने वाली सरल श्वसन विधि थी। रैंक 1 जादूगर के रूप में अपनी स्थिति के कारण उन्होंने इसे तुरंत याद कर लिया। तैयार? विलियम ने पूछा और नूह ने जवाब में सिर हिलाया। फिर विलियम ने पत्थर नूह को दिया और समझाया। यह एक फारोस पत्थर है। इसमें सांस के तत्व के आधार पर रंग बदलने की अनोखी विशेषता है जो इसके माध्यम से गुजरती है।
इसे अपनी कमर पर रखें और साधना तकनीक में ध्यान लगाना शुरू करें। आपका शरीर स्वाभाविक रूप से आपकी योग्यता के तत्व को अवशोषित करेगा, अपना रंग बदलेगा। नोहा ने बिना समय बर्बाद किए तकनीक में बताई गई स्थिति में जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसने पत्थर को अपनी कमर पर रखा और अभ्यास करना शुरू कर दिया। सांस उसके शरीर की ओर बढ़ी और छोटे से खाली डेंटियन में प्रवेश कर उसे गैसीय पदार्थ से भर दिया। जैसे ही गैसीय श्वास डेंटियन में प्रवेश किया, उसने इसकी सतह पर दबाव डाला, जिससे यह बड़ा हो गया। गति धीमी थी, लेकिन आरामदायक भी थी। हर बार जब उसका डेंटियन चार्ज होता था तो नूह को थोड़ा और ताज़ा महसूस होता था। लगभग 1 घंटे के बाद विलियम की आवाज सुनाई दी। आप रुक सकते हो। नूह ने अपने स्वामी के चेहरे की ओर देखा और पाया कि उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। फिर उसने अपनी नजर कमर पर लगे पत्थर पर झुका ली। फारोस पत्थर पूरी तरह से काला था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 67। डेंटियन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 67। डेंटियन। नूह ने काले पत्थर को कुछ देर तक घूर कर देखा, फिर अपनी नजर अपने स्वामी की ओर उठाई। इसका क्या मतलब है? विलियम ने जब उत्तर दिया तो उसके चेहरे पर अभी भी चिंता बनी हुई थी। अंधेरा। नूह आश्चर्यचकित था लेकिन खुश भी था। मुझमें एक सबसे दुर्लभ तत्व है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी क्षमता सुनिश्चित है? हालांकि जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो वे भी चिंतित हो गए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अंदरूनी लोग मुझे दबाने की कोशिश करेंगे? उसने विलियम की ओर देखा और विनती भरे स्वर में बोला, क्या हम इस खबर को अपने करीबी लोगों से छिपा सकते हैं? विलियम ने अपना सिर हिलाया। फेरोस पत्थर एक खनिज के रूप में काफी दुर्लभ है। इसे परिवार को वापस देना होगा ताकि इसे उस सांस से साफ किया जा सके जिसने इसे दूषित कर दिया था, ताकि भविष्य में इसका फिर से उपयोग किया जा सके। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और बोलना जारी रखा। वास्तव में, मैंने पहले ही रिपोर्ट कर दी थी कि आपका डेंटियन बन गया है। मुझे उस साधक का नाम बताना था जिससे मुझे पत्थर उधार लेने के लिए परीक्षण करना था। नूह गहरी सोच में डूब गया। इसलिए जैसे ही उन्हें पत्थर वापस मिलेगा, वे मेरे तत्व को पहचान लेंगे। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। नूह ने आह भरी और फिर फारोस पत्थर विलियम को वापस दे दिया। उन्होंने उसे दूर रख दिया और अपने शिष्य के सामने बैठ गए। उन चीजों पर ज्यादा ध्यान न दें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। अभी के लिए बस अपने डेंटियन पर ध्यान केंद्रित करें। मुझे अभी भी यह समझाना है कि यह कैसे काम करता है। नूह ने सिर हिलाया और ध्यानपूर्वक अपने स्वामी की बात सुनी। सामान्यतया एक साधक का पद उसके दानटियन की अवस्था से निर्धारित होता है। मैं एक रैंक 3 जादूगर हूं, जिसका शरीर रैंक 4 है और दानटियन रैंक 3 है, जो मुझे रैंक 3 साधक बनाता है। नूह आश्चर्यचकित था। वह जानता था कि उसका स्वामी शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। दानटियन वह जगह है जहां हम अपनी सांस का अधिकांश भाग संग्रहित करते हैं, लेकिन सांस एक ऐसी ऊर्जा है जिसे सामान्य शरीर संभाल नहीं सकता। मुझे बताएं, क्या होगा यदि आप बहुत अधिक शक्ति जमा कर लें और उसे नियंत्रित न कर सकें? नूह का उत्तर तत्काल था, तुम फट जाओगे। विलियम ने सिर हिलाया और स्पष्टीकरण पुनः शुरू किया। बिल्कुल, मुझे कहना होगा कि अगर परिवार ने मुझे रैंक 4 बॉडी पोषण तकनीक नहीं दी होती तो मैं अभी भी रैंक 2 डेंटियन के अंतिम चरण में फंस गया होता। ये लगभग उतना ही है जितना कि रैंक 3 बॉडी संभाल सकती है। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए वह कुछ क्षण के लिए चुप हो गया और फिर बोलना जारी रखा। डेंटियन के प्रत्येक रैंक में 3 चरण होते हैं, गैसीय, तरल और ठोस। प्रत्येक चरण पिछले चरण से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। डेंटियन के प्रशिक्षण में 2 चरण होते हैं, संचय और संपीड़न। सबसे पहले आप सांस को संचित करते हैं और डेंटियन को उसकी अधिकतम क्षमता तक बढ़ाते हैं। फिर आप इसे संपीड़ित करते हैं ताकि इसके अंदर मौजूद सांस की स्थिति बदल जाए। यह प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है जितनी ये लग सकती है और साधकों के पास आमतौर पर चरणों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए गोलियां होती हैं। वास्तव में संपीड़न चरण से गुजरना डेंटियन के लिए थकाऊ होता है और विफलता इसे स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी कर सकती है। याद रखें कि यदि आपके पास आवश्यक मानसिक ऊर्जा या कुछ गोलियां नहीं है, तो कभी भी आगे बढ़ने का प्रयास न करें।
नूह ने अपना चेहरा शांत रखा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश हो रहा था। अब मुझे पता है कि पृथ्वी की गोली का उपयोग कैसे करना है। इसके अलावा, जब आप अगले चरण में पहुंचेंगे तो आपका डेंटियन केवल उस घनत्व की सांस ही एकत्रित करेगा, इसलिए प्रक्रिया धीमी होगी। विलियम ने नूह के पास रखी किताब की ओर इशारा किया। यह एक रैंक एक साधना तकनीक है और इसमें तत्व की आवश्यकता भी नहीं होती है, जो इसे साधना तकनीकों का सबसे निचला स्तर बनाता है। रैंक एक तकनीक आपको ज्यादा से ज्यादा रैंक एक डेंटियन के शिखर तक ले जा सकती है और प्रत्येक तत्व के लिए विशिष्ट तकनीकें हैं जो अवशोषण प्रक्रिया को तेज करती है। रैंकों को तोड़ने के लिए आपको एक अभिकर्मक की आवश्यकता होती है जो आपके डेंटियन को गर्म करेगा, इसके अंदर श्वास को शुद्ध करेगा। ठोस श्वास का उपभोग किया जाएगा और केवल गैस का एक स्ट्रैंड बचेगा जो पिछले चरण के गैसीय श्वास की तुलना में अधिक शुद्धता का होगा। फिर आप चरणों में फिर से साधना शुरू करते हैं। नूह बोलने ही वाला था कि विलियम ने उसे रोक दिया और कुछ और कहा। यदि आपके पास अगले रैंक के लिए संगत तकनीक नहीं है, तो अभिकर्मक मिलने पर भी रैंक में आगे न बढ़ें। उच्च रैंक तक पहुंचने का क्या मतलब है यदि आप शुद्ध श्वास को संचित नहीं कर सकते? हमेशा याद रखें कि तकनीक पहले आती है, और यदि आप कर सकते हैं, तो इसे अपने तत्व के साथ मिलाने का प्रयास करें। कुछ उच्च स्तरीय तकनीकें आपके द्वारा संग्रहित श्वास को अजीबोगरीब गुण भी दे सकती हैं। नूह को अंततः एक साधक की शक्तियों की पूरी छवि मिल गई थी और वह अपने कमरे में वापस जाने के लिए उत्सुक था ताकि वह पूरे दिन रैंक एक तकनीक का प्रशिक्षण ले सके। वह मासूमियत से मुस्कुराया और खुद की ओर इशारा किया। गुरुजी, तो अब मैं रैंक एक साधक हूँ। विलियम ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, गैसीय अवस्था में रैंक एक साधक। नूह खुश था, लेकिन फिर उसे अपनी स्थिति याद आ गई। क्या इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मुझे इससे बेहतर तकनीक मिलेगी? विलियम ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल भी संभावना नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा डेंटियन संपीड़न के लिए तैयार है? एक बार जब आप अपनी सीमा तक पहुंच जाएंगे तो आप अधिक श्वास जमा नहीं कर पाएंगे। नॉयड ने समझ में सिर हिलाया, उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। मैं सिर्फ रैंक 1 के शिखर तक ही इंतजार कर सकता हूं, फिर मुझे यहां से चले जाना होगा। अगर मैं यहीं रहने का फैसला करता हूं तो न सिर्फ मेरी तरक्की रुक जाएगी, बल्कि मेरी मां भी अपनी सहनशक्ति की सीमा के करीब पहुंच रही है। उसने फिर अपने गुरु की ओर देखा। दंतियन की खेती में कितना समय लगता है? विलियम ने थोड़ा सोचा और फिर उत्तर दिया। मुझे रैंक 3 के गैसीय चरण तक पहुंचने में 25 साल लग गए, लेकिन ऐसा मेरे शरीर की सीमाओं के कारण हुआ। बिताए गए समय के बारे में बहुत अधिक चिंता न करें, एक साधक का जीवन काल उतना ही लंबा होता जाता है जितना आप डेंटियन या शरीर में आगे बढ़ते हैं। उसने अपने शिष्य के इरादे को गलत समझा, लेकिन फिर भी उसने वही उत्तर दिया जो नूह चाहता था। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 68-68। योजना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 68। योजना। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? विलियम ने अपना सिर हिलाया और एक जटिल मुस्कान दिखाई। तुम्हारे डेंटियन और तत्व की खबर से हमारे अंदरूनी घेरे के कई लोग चकित हो जाएंगे। आखिरकार, तुम 14 साल से कम उम्र के साधक हो और तुम्हारे पास सबसे दुर्लभ तत्वों में से एक है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर लोग तुम्हें विलक्षण प्रतिभा कहें। नूह ने अपने स्वामी के शब्दों पर सिर हिलाया। और ये बुरी बात है ना? विलियम ने उत्तर दिया। हाँ, उन्होंने पहले ही आपको एस्कॉर्ट मिशन के साथ एक जाल में भेजने की कोशिश की थी और मुझे डर है कि वे अब से आपको चोट पहुंचाने के लिए और अधिक प्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि परिवार इस बात को लेकर विभाजित हो जाए कि आपको कौन सी भूमिका निभानी है, लेकिन फिर भी सावधान रहना बेहतर है। हमेशा की तरह हवेली के अंदर बहुत अधिक समय न बिताएं और केवल जादुई जानवरों के बारे में मिशन लें। मैं इस बीच स्थिति की जांच करूंगा। नूह खड़ा हुआ और झुककर प्रणाम किया और फिर वह कमरे से बाहर चला गया। विलियम कुछ देर तक कमरे में खड़ा रहा, फिर उसने आह भरी। मुझे खेद है, तुम्हारा गुरु कभी कभी सचमुच बेकार हो जाता है। डॉट डॉट डॉट। नूह अपनी मां से मिलने गया और उसे स्थिति समझाई। वह साधना के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन जब उसने कहा कि वह अपनी प्रतिभा के कारण संभवतः खतरे में है, तो उसने उसे भगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अगर हवेली सुरक्षित नहीं है तो चले जाओ, मेरी परवाह मत करो।
ये वे शब्द थे जो उसने कहे और नूह अपने दृढ़ संकल्प को दृढ़ करने के अलावा कुछ नहीं कर सका जब वह हवेली से बाहर निकला। उन्होंने जो पहला मिशन पाया, उसे लेकर उस निर्धारित स्थान पर पहुंचे जहां रिपोर्ट में कहा गया था कि जादुई जानवर इकट्ठा हो रहे हैं। सभी जानवर दूसरे दर्जे के थे, उन्हें नष्ट करने में उसे 5 मिनट से भी कम समय लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। रैंक 2 के जानवर अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा शरीर उन्नत हो गया है और इसमें सांस मेरे डेंटियन में मौजूद सांस के समान स्तर पर है। ऐसा लगता है कि डेंटियन की खेती में सबसे कठिन हिस्सा इसे बड़ा करने के लिए आवश्यक सांस है, जबकि इसे फिर से भरने में इतना समय नहीं लगता है। वह अपनी नई ताकत के साथ प्रयोग कर रहा था और पूरी तरह से संतुष्ट था। उसका डेंटियन अभी भी छोटा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि इसकी अधिकतम क्षमता उसके शरीर की क्षमता से कहीं अधिक थी, और यह बात उसे इस बात पर विचार किए बिना पता चली कि वह किस अवस्था में था। वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैंने 7 नरकों की फोर्जिंग में अभ्यास नहीं किया होता तो मुझे डर है कि मैं एक असली साधक के खिलाफ 5 से अधिक संघर्षों तक नहीं टिक पाता। अब मेरी कमजोरी दूर हो गई है, मुझे केवल साधना करनी है और मैं लंबे समय तक लड़ पाऊंगा। डेंटियन के फायदे यहीं तक सीमित नहीं थे, बल्कि नूह का शरीर इतना मजबूत था कि वह अभी तक कोई अन्य सकारात्मक परिवर्तन महसूस नहीं कर सका। नूह ने अपने नए ऑर्गन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हवेली के बाहर कुछ रातें बिताने का फैसला किया। मिशन उसकी अनुपस्थिति के लिए एकदम सही बहाना था। इस बीच विलियम एक आलीशान हॉल के फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। हॉल बहुत बड़ा था, गार्ड्स बिल्डिंग की पूरी मंजिल जितना बड़ा, और इसकी दीवारों पर कई पेंटिंग्स और रंग बिरंगी वस्तुएं लगी हुई थीं। उसके सामने छोटी छोटी संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर कई विशाल कुर्सियां रखी हुई थीं, जिससे उन पर बैठने वाले लोग जो भी उनसे मिलने आता था, उसकी ओर नीचे देखते थे। थॉमस बाल्वन केंद्रीय कुर्सी पर बैठे हुए एक काले पत्थर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर रहे थे। कुछ देर बाद उसने पत्थर नीचे किया और घुटनों के बल बैठे उपकप्तान की ओर देखा। क्या आप ये कह रहे हैं कि राइस के बच्चे में 14 वर्ष की आयु से पहले न केवल डेंटियन विकसित हो गया, बल्कि वह अंधकार तत्व का भी है? विलियम का उत्तर तत्काल और जोरदार था। हाँ, लॉर्ड पेट्रियार्क, मैं स्वयं वहां था जब उन्होंने फारोस पत्थर से परीक्षण किया था। थॉमस ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिला दिया। मैंने फैसला कर लिया है, किसी को भी उस बच्चे के साथ कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। देखते हैं कि उसका विकास कैसे होता है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, राइस? मैं नहीं चाहता कि मेरी पीठ पीछे कोई और साजिश रची जाए। राइस थॉमस के बगल वाली कुर्सी पर बैठा था और उसके शब्द सुनकर वह खड़ा हो गया और झुक गया। मैं समझ गया पिताजी। थॉमस ने फिर सहजता से अपना हाथ हिलाया। बैठक खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं। उनके शब्द सुनकर सभी लोग खड़े हो गए और प्रणाम करके अपने काम पर लौट गए। पेट्रियार्क के शब्दों से विलियम को राहत मिली और वह बाहरी घेरे में वापस चला गया। हालांकि बलवन परिवार में हर कोई इस स्वभाव से खुश नहीं था। आंतरिक घेरे के अंदर दूसरे कमरे में टकरा जाना। राइस के प्रहार से एक बड़ी और महंगी मेज टूटकर गिर गई। अरे, वह मेरा बेटा है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। उसने टूटी हुई मेज को देखा और अपनी नजर उस पर केंद्रित कर दी। मेज जलकर राख हो गई। राइस के चेहरे पर थोड़ा पसीना आ गया, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। अरे, वह कौन है जो सोचता है कि वह इतनी तेजी से बढ़ रहा है? उस वेश्या का बेटा हमेशा हमेशा उस बेटे और बेटी से कमजोर होगा जो रेबेका ने मुझे दिया। वह शांत होने के लिए फर्श पर तकिए पर बैठ गया। राइस बाल्वन अपने परिवार में सबसे कमजोर था। चूंकि उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, इसलिए उसने कभी प्रशिक्षण की परवाह नहीं की। हालांकि उसकी मृत पत्नी रेबेका से उत्पन्न वंशजों ने उसके लापरवाह रवैये को अपना लिया था और वे खेती पर अधिक समय खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। राइस ने अपने पिता की जगह लेने का विचार पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसके 2 बड़े भाई उससे कहीं बेहतर उम्मीदवार थे। फिर भी वह ये स्वीकार नहीं कर सका कि उसका नाजायज बेटा परिवार में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है, जबकि उसके अन्य भाई ऐसा नहीं कर सके। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसकी आंखों से ठंडी रोशनी निकलने लगी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम कभी भी परिवार के प्रति वफादार नहीं रहोगे, और फिर मैं तुम्हारी गलती का धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारे दुखी शरीर को हमारे निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा पीछा किए जाने का इंतजार नहीं कर सकता। वह खड़ा हुआ और बिना किसी को बताए चिल्लाया, वेन, मैं आउटर सर्कल में जा रहा हूं, अपने बच्चों की देखभाल करना।
एक गार्ड कहीं से प्रकट हुआ और धारा के बीच में घुटनों के बल बैठ गया। जी महाराज। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 69। लिली। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 69। लिली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेहमानों के भवन के अंदर लिली के कमरे में लिली एक छोटा सा दर्पण पकड़े हुए अपना मेकअप देख रही थी। वह ये क्रिया हर बार तब करती जब उसे लगता कि राइज आ रहा है। वह मुझ पर गुस्सा निकालता है, वह हमेशा ऐसा करता है। लिली को कभी भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी। हालांकि उसकी सुंदरता प्रसिद्ध थी, जिसने रईसों का भी ध्यान आकर्षित किया। इस तरह उसकी मुलाकात राइज से हुई और वह बलवान हवेली में रहने में कामयाब हो गई। आम लोगों के दृष्टिकोण से वह धन्य थी और नूह के जन्म से पहले भी उसे ऐसा महसूस हुआ था। यह सोचना कि इतनी खुशी इतनी पीड़ा में बदल सकती है। वह जानती थी कि उसका बेटा अद्भुत था। वह भले ही खेती के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उसे यकीन था कि नूह भविष्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। मुझे अभी भी याद है जब उसने चलना सीखने के लिए बहुत मेहनत की थी। एक बच्चे में इतना दृढ़ संकल्प कैसे हो सकता है? जब उसे अपनी युवावस्था के दृश्य याद आए तो वह मुस्कुरा उठी। तुमने बहुत मेहनत की है और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत सी बातें छिपाते हो। तुम एक आदमी भी नहीं हो, लेकिन तुम पहले से ही मेरी रक्षा करना चाहते हो। उसने अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि नूह को उसकी परवाह है, कि वह हर बार मिलने पर उसके शरीर की जांच करता है। वह जानती थी कि उसके परिश्रमी व्यक्तित्व का एक हिस्सा उसकी परिस्थिति के कारण था। फिर उसे वह पहली रात याद आई जब नूह ने कैशियरून में प्रशिक्षण लिया था, उसका पीला चेहरा, उसकी रक्तिम आंखें। तुम्हारी कितनी रातें ऐसे ही खत्म हुई? कितनी बार तुम्हारा अंत उससे भी बुरा हुआ? हे भगवान, मेरा बेटा कितना लापरवाह है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने दर्पण को अपने दाहिने गाल की ओर घुमाया, उस स्थान पर कुछ चोटें अभी भी ठीक हो रही थी। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हारे पिता तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए मुझे मारते हैं। वह जो कुछ भी करते हैं वह तुम्हारा जीवन बर्बाद करने के लिए है। मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बस एक उपकरण हूं और ऐसा लगता है कि उनके तरीके काम कर रहे हैं। उसने आह भरी। हवेली में आने के बाद उसने जो सबसे अधिक सीखा वह था राइज का व्यक्तित्व। वह लगभग यह अनुमान लगा सकती थी कि उसका हर कार्य क्या होगा। आज तुम वाकई बहुत चिंतित लग रही थी, वरना तुमने मुझे यह नहीं बताया होता। इसका मतलब है कि राइज की प्रतिक्रिया कठोर होगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं एक माँ के रूप में बेकार हो सकती हूँ, लेकिन आखिरकार मुझमें तुम पर बोझ बनना बंद करने की हिम्मत है। उसने दर्पण को फर्श पर फेंक दिया, जिससे वह टूट गया। फिर उसने 2 तीखे टुकड़े उठाए और उन्हें अपनी आस्तीन में छिपा लिया। मुझे आशा है कि आप समझेंगे और समय आने पर मुझे क्षमा कर देंगे। फिर उसकी आंखें स्थिर हो गईं और वह बिस्तर पर अपने प्रेमी के आने का इंतजार करने लगी। राइज ने उसे ज्यादा इंतजार नहीं कराया और कुछ ही घंटों बाद उसके कमरे में पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि लिली के चेहरे पर कुछ गड़बड़ थी, लेकिन फिर उसे अपनी योजना याद आ गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, लिली ने पहल कर दी। क्या तुम मुझे मारने आए हो? वे लंबे समय से एक साथ थे। राइज जानता था कि लिली सिर्फ एक मूर्ख महिला नहीं थी। तुम्हें मार डालूंगा। बिल्कुल नहीं, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन ऐसा करना मेरे पिता के सीधे आदेश के विरुद्ध होगा। हमारा बेटा पहले से ही काफी मशहूर हो चुका है। उसने अपना सिर उठाकर राइज की आंखों में देखा। अब आप क्या करेंगे? राइज ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी और उत्तर दिया, खैर, हर कोई जानता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक कर रहा हूं। मैं बस यही सोच रहा था कि इस बार मैं कुछ स्थायी निशान छोड़ जाऊं। हो सकता है कि मैं तुम्हें मारने का मौका खो दूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसके मन में परिवार के लिए पहले से मौजूद नफरत को और नहीं बढ़ा सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिली उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए। अगर वह उससे इतनी नफरत करता है तो इसका मतलब है कि मेरा बेटा सचमुच असाधारण है। तो तुम क्या करने की सोच रहे थे? राइज ने चिंतामग्न मुद्रा बनाई और फिर सहजता से उत्तर दिया, मैं सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ दूं, तो क्या हर बार जब वह तुम्हें देखेगा तो उसके परिवार के प्रति उसकी नफरत नहीं बढ़ेगी? एक महान कुलपति निश्चित रूप से एक वेश्या के चेहरे पर कुछ कट के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा।
लिली मुस्कुराती रही और अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ी हो गई। फिर वह मंत्रमुग्ध भाव से राइस के पास गई और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। क्या तुम ऐसा करने से पहले एक आखिरी बार मेरे चेहरे का आनंद नहीं लेना चाहते? राइस की उत्तेजना बढ़ती गई और उसने महिला को उसकी कमर से कसकर पकड़ लिया तथा उसे अपनी कमर से चिपका लिया। तुम सचमुच एक वेश्या हो, है। वह उसे चूमने ही वाला था कि लिली ने अपनी आस्तीन से दर्पण का एक टुकड़ा निकाला और राइस की बाईं आंख में घोंप दिया। राइस ने सहजता से उसे पूरी ताकत से दूर फेंका और वह कमरे की दीवार से टकराकर फर्श पर गिर पड़ी। राइस कमजोर था लेकिन फिर भी एक साधक था, उसके प्रहार से लिली की कुछ पसलियां टूट गईं। वह जमीन पर पड़ी लिली की आकृति को देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। पागल औरत, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, यहां तक कि कुलपिता भी नहीं। मैं धीरे धीरे तुम्हें यातना दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा कमीना बेटा ये सब करते हुए देखता रहे। उसकी आंख के गड्ढे से खून बह रहा था, चाकू का टुकड़ा उसके शरीर में गहराई तक घुस गया था, उसे यकीन नहीं था कि यह चोट ठीक हो सकती है। हालांकि लिली ने पहले ही अपना दूसरा छिपा हुआ चाकू पकड़ लिया था और उसे अपने गले पर घोंप लिया था। जब जीवन ने उसे छोड़ दिया तो उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी और वह ये जानकर खुश थी कि उसकी योजना सफल हो गई थी। अब उसका तुम पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, मेरे प्यारे बेटे, और तुम सोचोगे कि तुम्हारी माँ सिर्फ एक कमजोर औरत थी। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह तुम बलवान परिवार में मजबूत बनोगे और तुम कोई भी लापरवाही नहीं करोगे। सुरक्षित रहो मेरे प्यारे। फिर वह मर गई। राइज अभी भी चिल्ला रहा था और लिली की लाश के पास पहुंचने ही वाला था कि कमरे में दम घुटने वाला दबाव छा गया। अरे बेवकूफ बेटे, क्या मेरे आदेश तुम्हारे कानों में सिर्फ पादने के लिए है? थॉमस बालवन कमरे में आए और उन्होंने राइस को कोई भी अन्य कदम उठाने से रोक दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 70 आंतरिक चक्र। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म 70 आंतरिक वृत्त। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राइज अपनी आंख पर लगे घाव को ढक रहा था और अपने पिता की ओर देखने के लिए मुड़ा। अपने बेटे को देखते हुए थॉमस के चेहरे पर निराशा का भाव था। तुमने न केवल मेरी अवज्ञा की, बल्कि एक साधारण महिला को भी तुम्हें चोट पहुंचाने दिया। एक साधक के रूप में तुम वास्तव में असफल हो। राइज ने शिकायत करना शुरू कर दिया। लेकिन पिताजी, उस वेश्या ने मुझ पर हमला किया। थॉमस द्वारा अधिक दबाव डाले जाने के कारण वह आगे बोल नहीं सके। यदि वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा बोले, तो राइज भी नहीं बोल सकता था। मुझे बताओ, एक परिवार को महान कौन बनाता है? राइज वर्षों से शिक्षित था, इसलिए वह जानता था कि उसके पिता क्या कहना चाहते थे। उसने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में उत्तर दिया। ताकत। थॉमस ने सिर हिलाया। सही है। आपके भाइयों ने यह बात समझी और मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने परिवार की ताकत बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को भी प्रशिक्षण देने के लिए मजबूर किया। इसके बजाय आपने। उसने अपना सिर हिलाया और आगे बोला। तुमने अपने वंशजों को बहुत बिगाड़ दिया, लेकिन ये ठीक था, तुम वास्तव में परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। हालांकि अब तुमने हमें एक होनहार किसान के साथ हमारा एकमात्र रिश्ता खो दिया है। उसके शब्दों पर राइस फिर से क्रोधित हो गया। वह वास्तव में अपने नाजायज बेटे की प्रशंसा होते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ा और प्रश्न पूछते समय उन्होंने थोड़ा सा सिर झुकाया। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? थॉमस ने अपनी कनपटियों को सहलाया और आह भरी। मैं तुम्हारी आंख ठीक कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। बच्चे को इस बात का सबूत चाहिए कि तुम्हें सजा दी गई। जहां तक बाकी व्यवस्थाओं का सवाल है, मैं खुद उनका ध्यान रखूंगा। इसके अलावा इस मंजिल पर किसी को भी कुछ भी छूने की अनुमति नहीं है। मेरे पोते को यह तय करने दे कि वह स्थिति को कैसे समझेगा। डॉट डॉट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डॉट नूह को हवेली में क्या हुआ, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसने प्रशिक्षण और लड़ाई जारी रखी। बाहर गए हुए एक सप्ताह बीत चुका था और अंततः उसे अपनी नई ताकत का आदी होने का एहसास हुआ। उसका डेंटियन थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन उसे लगा कि अभी उसे अपनी शक्ति दिखाने के लिए बहुत जल्दी है। हालांकि एक बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। मैं अभी से अपना रक्त साथी बदलना चाहता हूं। अब उसका शरीर एस्सेया के समान स्तर पर था, लेकिन यह तकनीक की सीमा नहीं थी।
यदि वह अंधकार तत्व का शीर्ष रैंक 3 जादुई जानवर ढूंढ सके तो उसकी युद्ध क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि इसे कहाँ खोजना है। ऐसा नहीं है कि रैंक 3 जादुई जानवर आसानी से मिल जाते हैं। उसने अंतरिक्ष अंगूठी को अपने कपड़ों में छिपा लिया था। घाटी में होने वाली घटनाओं के बाद जब भी वह बाहर जाता तो हमेशा इसे पहनता था। वापस जाने का समय हो गया है। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि गश्त कर रहे गार्ड उसकी नजरों से बच रहे थे। नूह के अंदर एक अशुभ भावना पनपने लगी जो उस समय चरम पर पहुंच गई जब उसने विलियम को मुख्य द्वार पर उसका इंतजार करते देखा। नूह जल्दी से उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? विलियम ने अपना सिर हिलाकर उत्तर दिया, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कुलपति ने किसी को भी दृश्य को बदलने की अनुमति नहीं दी। मेहमानों के भवन के सामने लाल कवच पहने पहरेदार खड़े थे और उन्होंने नूह और उसके स्वामी के लिए रास्ता खोल दिया। नूह ने गति बढ़ा दी और एक क्षण में पहली मंजिल पर पहुंच गया। जब उसने वहां का दृश्य देखा तो उसे लगा कि उसमें कोई शक्ति नहीं है। उसकी मां की लाश जमीन पर पड़ी थी, उसका गला कटा हुआ था और उसमें एक दर्पण का टुकड़ा था। वह क्रोधित होकर कुछ पूछने ही वाला था कि उसने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह लाश के पास गया, उसमें से सड़ने के कारण आ रही भयंकर दुर्गंध की परवाह किए बिना, और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। विलियम ने उसी क्षण बात करना शुरू कर दिया। वह 1 सप्ताह पहले आपके पिता से मिली थी। रिपोर्ट के अनुसार उसने उनकी आंख पर चाकू से वार किया और फिर अपना गला काट लिया। अपनी संवेदना दिखाने के लिए पैट्रियार्क ने लॉर्ड राइस को उसके द्वारा पहुंचाए गए घाव को भरने से मना किया था। नूह ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और धीरे से अपनी मां के चेहरे को सहलाया। तुमने यह मेरे लिए किया, है ना? नूह कोई आम 13 साल का बच्चा नहीं था। जब उसने उसकी मुस्कान देखी तो उसे तुरंत अपनी मां के इरादे समझ आ गए। क्यों? तुम्हें बस थोड़ा और इंतजार करना था और फिर मैं तुम्हें यहां से ले जाता। मैं भी बहुत करीब था। उसने अपना चेहरा उसके सामने रखा और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि अपनी मानसिक ऊर्जा से उसके चेहरे के हर विवरण को याद कर सके। मैं समझता हूं, मैं अभी कोई लापरवाही नहीं करूंगा। नूह खड़ा हो गया, उसका दिल ठंडा हो गया, उसके दिमाग का दबाव थोड़ा कम हुआ और उसने खुद से वादा किया, फिर भी एक दिन मैं अपने पिता को अवश्य मार डालूंगा। जितना अधिक वह अपनी मां की लाश को देखता, उतना ही अधिक उसका दिमाग तेज होता जाता। उसके आसपास के फर्नीचर से कुछ चटकने की आवाजें आ रही थीं, क्योंकि वह अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण खो रहा था। विलियम ने यह बात ध्यान में रखी और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। फिर वह अपने शिष्य के कान के पास अपना मुंह ले गया और धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें अब से खुद पर नियंत्रण रखना होगा। याद रखना, कभी किसी के उकसावे में मत आना। वे तुम्हें दबाएंगे लेकिन गुप्त रूप से तुम हमेशा उनसे आगे रहोगे। इसे सहन करो, तुम्हारा समय जरूर आएगा। उसने अपने कपड़ों में एक कागज का टुकड़ा डाल लिया। जब नूह ने भ्रमित भाव से अपने स्वामी की ओर देखा तो लाल कवच पहने एक रक्षक उनके स्थान पर आ पहुंचा। विलियम ने उसे देखते ही हल्के से सिर झुकाया और नूह को भी ऐसा करने का इशारा किया। नूह अभी भी उलझन में था लेकिन उसे अपने स्वामी पर भरोसा था, इसलिए उसने उनके उदाहरण का अनुसरण किया। गार्ड ने बोलने से पहले सिर हिलाया और कठोर भाव रखा। बलवन परिवार के कुलपति के आदेशानुसार नूह बलवन को तुरंत परिवार के निजी रक्षकों में शामिल होने के लिए आंतरिक घेरे में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। कृपया मेरे साथ अपने नए आवास पर चलें। विलियम ने नूह की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने बालों को थोड़ा सा बिखेरा और गर्मजोशी से बोला, जाओ और सावधान रहना याद रखो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें।